बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं जावेद बलोच और उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। ईरान, इजराइल, अमेरिका जंग का सीज़ फायर तो हो गया, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि इस सीज़ फायर की गारंटी नहीं दी जा सकती। कोई भी फ्रीक जो है किसी भी वक्त जो है इस सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी कर सकता है। स्पेशली इसराइल की तरफ से ये कहा जा रहा है, इसराइल के मतलब ये कहा जा रहा है कि जो हिस्ट्री है इसराइल की, कि उसने पहले भी कई ऐसी जंगें लड़ी जिसमें सीज़ फायर हुआ। गाज़ा की सूरत हाल देख लें, फ़लस्तीन की सूरत हाल देख लें, इससे पहले जो जंगें हुई उसमें भी सीज़ फायर हुआ, लेकिन इसराइल की तरफ से उस सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी की गई। और अब गारंटी क्या है? क्या अमेरिका इसमें गारंटर है? अमेरिका की गारंटी है कि वो डोनाल्ड ट्रंप इस सीज़ फायर को यकीनी बनाएंगे, जबकि ईरान की तरफ से जो रिस्पॉन्ड किया गया, जो जवाब दिया गया इसराइल को, वो भी बड़ा एक मौसर जवाब करार दिया जा रहा है कि किसी मुल्क ने इसराइल को रोका है और इसराइल की आवाम ने तबाही देखी है इसराइल के अंदर, तल अवीव के अंदर, और लोग कश्तियों में भागने में मजबूर हुए। अब सूरत हाल ये बनने जा रही है कि इस सारी सूरत हाल के बाद डोनाल्ड ट्रंप के ख़िलाफ़ मुआवजा की तहरीक आना, उनके ख़िलाफ़ जो है वो आवाज़ें उठना, इख्तियारात से तजावुज़ करने के इल्ज़ामात उन पे लगाए जा रहे हैं। और इसके साथ साथ ईरान के अंदर, जो कि ईरान का इंटेलिजेंस फेलियर करार दिया जा रहा था, कि उसके आर्मी चीफ समेत कई जनरल जो है वो विदिन हाफ एन आवर वो शहीद हो गए, कई साइंटिस्ट जो है वो शहीद हो गए। इंटेलिजेंस फेलियर करार दिया जा रहा है। और अब ईरान ने ऑपरेशन शुरू किया ईरान के अंदर, और इजरायली जासूस और उनके नेटवर्क को जो है पकड़ा जा रहा है। कहा जा रहा है कि 700 से ज़ायद ईरान के अंदर जो ऐसे लोग थे, ऐसे जासूस थे, ऐसे एजेंट थे, जिन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, और ये ऑपरेशन अभी तक जारी है। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये सीज़ फायर कायम रहेगा? क्या इससे मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल बेहतर होगी? क्या ईरान पर पाबंदियाँ जो हैं वो ख़त्म होगी या रिलैक्स होंगी? इस पर बात करने के लिए मैं ज्वाइन किया है नासिर अली खान साहब ने। आप सबक सफ़ीर हैं सर, शुक्रिया वक्त देने के नासिर साहब। हमें ज्वाइन करेंगे मेजर जनरल रिटायर्ड ज़ाहिद महमूद साहब, उनसे बात करेंगे। और हमें जून हुसैन ज्वाइन कर रहे हैं तेहरान से, आप सहाफ़ी हैं, उनसे बात करेंगे कि ग्राउंड रियलिटी जो है वो वहाँ पे क्या है। नासिर साहब, आपने सारी सूरत हाल देखी सर, इजराइल का अटैक भी देखा, ईरान का जवाब भी देखा, क्या समझते हैं कि एक तो बताइएगा कि आप कोई भी शख्स जो है यकीन से कह सकता है कि ये सीज़ फायर कायम रहेगा? नहीं, यकीन से तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन हाल में मैंने ये देखा है कि ट्रंप साहब को किसी ने ये आइडिया दिया है कि अब आपको हम नोबेल पीस प्राइज़ के लिए नॉमिनेट करते हैं। ना सिर्फ पाकिस्तान ने कहा है, बट वहाँ के कांग्रेसमैन वगैरह ने बाकायदा ख़त लिखा है नोबेल कमेटी को। तो अब मुझे ये भी लगता है कि और चीज़ों के अलावा अब उनका ये इरादा है कि मैं ऐसा एक परफॉर्मेंस दिखाऊं कि जिसमें कि ये लगे कि मैं दुनिया भर में अमन के लिए काम कर रहा हूँ। क्योंकि अब ये इजराइल का जो सीज़ फायर है, इजराइल और ईरान का, इसमें तो खैर उन्होंने जो भी किरदार अदा किया है वो अपनी सामने नज़र आता है। अब वो आज उन्होंने गाज़ा की भी बात की, नेटो समिट के लिए वो गए हुए थे, तो उन्होंने गाज़ा का भी जिक्र किया। फिर उन्होंने हल्का सा यूक्रेन का कि जी मैं आज ज़ेलेंस्की साहब से भी मिलूंगा और मेरी बात पुतिन साहब से भी हुई है। तो बेसिक बात ये देखिए कि जो डोनाल्ड ट्रंप साहब के बयानात हैं या जो उनका कॉन्डक्ट है वो काफ़ी अनरिलायबल है, उस पर पूरी तरह भरोसा नहीं किया जा सकता। कभी कुछ कहते हैं। एक मिसाल ये थी कि कुछ दिन पहले उन्होंने कहा कि जी मैं अमेरिका के शामिल होने में इस जंग में मैं सोचूंगा, तकरीबन 2 हफ्ते में मैं बताऊंगा, और इस दौरान मैं मौका दूंगा कि ईरान जो है वो टेबल पे आए और बातचीत करे। वो 2 हफ्ते के बजाय 2 दिन में अचानक एक अटैक हो जाता है। तो इस तरह से बहुत से ऐसे मिसालें हैं जिनमें आज वो एक चीज़ कहते हैं, कल दूसरी चीज़ कहते हैं। जो शुरू में जो इजराइल ने जिस दिन अटैक किया था, तो उस दिन अमेरिकन ये कह रहे थे कि भाई हमें नहीं पता था, मतलब उनको ये डर था कि कहीं रिटेलिएशन में हमारे बेसिस जो हैं वो ना हिट हो जाए। तो 2 दिन के बाद डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कहा कि हमें पता था और मैंने ग्रीन लाइट दी थी
तो यानी आप इस चीज पे भरोसा नहीं कर सकते। अब जहां तक सीज फायर का ताल्लुक है, देखिए उसमें एक दो वजह और भी हो सकती हैं। मिसाल के तौर पे जो अटैक्स इजराइल के ऊपर हो रहे हैं और जो वो उनको काउंटर करने के लिए अपने एसेट्स इस्तेमाल करते हैं, जो उनका डेविड स्लिंग है या एरो 3 है या आयरन डोम है, वो बहुत हद तक डिप्लीट होता जा रहा है तेजी से। और उसमें अमेरिका, ये देखा गया कि अमेरिका उनको तेजी से सप्लाई करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ये भी देखा गया कि कुछ उनके मिलिट्री पर्सनल ने ये कहा कि अब हम ये हथियार जो हैं ये कम से कम होते जा रहे हैं। अब जहां तक इनका रिप्लेनिशमेंट या इनको प्रोड्यूस करने की बात है, एक बड़ी दिलचस्प चीज ये है कि इन हथियारों के कई कंपोनेंट्स ऐसे हैं जो चाइना में बनते थे, और चाइना ने जब से ये ट्रेड वॉर हुई है, चाइना ने सारी ऐसी सप्लाईज जो हैं वो बंद कर दी। तो मेरा कहने का मतलब ये एक वजह ये भी हो सकती थी कि वो ज्यादा से ज्यादा जो मिसाइल्स आ रहे थे, जिनको शुरू के दिनों में ज्यादा रोका जा रहा था, और बाद में आप देखें कि अगर 30 मिसाइल दागे जाते थे तो उसमें से 10-12 जो हैं वो अपने टारगेट को हिट कर रहे थे। तो इसके साथ साथ ये था, जैसे आपने भी फरमाया अपने इंट्रोडक्शन में, कि इजराइल की पब्लिक जो है उनको ये बिल्कुल आदत नहीं है कि हमारे सरों पे आके बम गिर रहे हैं और मिसाइल्स गिर रही हैं, आगे लग रही हैं, बिल्डिंगें टूट रही हैं। ये छोटे मोटे हिजबुल्लाह के जो रॉकेट होते थे या कुछ लोग जाके किसी बस के अंदर धमाका करते थे, तो ये भी एक प्रेशर है, ये सारी चीजें। लेकिन आपने जो सवाल किया कि क्या ये सीज फायर चलेगा, कायम रहेगा, जहां तक ईरान का ताल्लुक है, उन्होंने तो कहा है कि अगर इजराइल कोई इसमें वायलेशन नहीं करेगा तो हम भी हरगिज नहीं करेंगे। तो ये है सूरत हाल। जो ईरान के इंटेलिजेंस फेलियर की बात हो रही है, 700 एजेंट भी पकड़े गए हैं, और सूरत हाल वहाँ पे ये है कि हर गली कुचे में ऑपरेशन की फिजा है। तो एक रिफॉर्म्स की बात हो रही है कि ईरान के अंदर रिफॉर्म्स होनी चाहिए कि उसकी आवाम खुश हो हुकूमत से, और जो खित्ते के मालिक हैं वो भी ईरान के साथ जो है वो खुश रहें। जी, इसमें तो कोई शक नहीं है कि अब तकरीबन 40 साल हो गए हैं इस हुकूमत को। जाहिर है उनके यहाँ एक ऑपोजिशन भी है, कुछ लोग ऐसे हैं जो डिसेंट करते हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जो रिफॉर्म्स डिमांड करते हैं। उसकी वजह यह है कि वहाँ मौक़े जो हैं वो कम से कम होते जा रहे हैं। जितने सैंक्शंस लगे हैं उसकी वजह से उनकी मईशत पे एक स्ट्रेस ज़रूर है, और जगह जगह सैंक्शंस की वजह से डेवलपमेंट में और इन चीज़ों में फंड्स उनको रोकने पड़े हैं। तो जाहिर है कुछ लोग ऐसे हैं जो इससे नाखुश हैं और रिफॉर्म्स की डिमांड है, लेकिन वो एक ऐसी स्टेट है जो काफ़ी हद तक कंट्रोल्ड है, वहाँ पे आप खुलेआम डेमोन्स्ट्रेशंस वगैरह नहीं कर सकते। लिहाजा अंदर अंदर एक गुस्सा या एक रंज या जिसको जो आप समझें डिसेंट जो है वो अंदर अंदर उबल रहा है। और जब ऐसे हालत में एक हुकूमत कमज़ोर होती है तो जाहिर है ऐसे लोग ज़्यादा उभर के आते हैं। लेकिन दूसरी बात ये समझ लीजिए कि जहाँ तक ये रिजीम चेंज और इन चीज़ों की आप बात सुन रहे थे तो नाकाम हो गई। जैसे पाकिस्तान में हुआ कि जब बाहर से कोई हमला होता है तो सब लोग यकजा हो जाते हैं, इसी तरह ईरान में भी जो पब्लिक है, आप किसी से भी पूछ लीजिए कि सब के सब यूनाइट हो गए कि हम पे हमला है, बाहर से हमला है, हमारे दुश्मन का हमला है। तो इस वक्त हम ये इन चीज़ों के बारे में बात नहीं करेंगे। अलबत्ता अब जब जंग ख़त्म होगी तो उसके बाद ये सारे जो है वो कितने एड्रेस होंगी, होना शुरू। ठीक है नाज़िर साहब, यहाँ पे एक ब्रेक का जा रहा है, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं कि अब ईरान के अंदर सूरत हाल क्या चल रही है और इस सीज़ फायर के बाद मुश्किल वस्ता की सूरत हाल क्या होगी और ये सीज़ फायर कायम रहेगा नहीं रहेगा, सारे क्वेश्चन हैं। नाज़िर साहब, अब सूरत हाल जो है वो काफ़ी तेज़ से चेंज हो रही है। आपने देखा कि पहले गाज़ा की सूरत हाल, फ़लस्तीन की सूरत हाल, इसराइल का अटैक, फिर ईरान पर जो है वो अटैक हो गया। तो अब इस सीज़ फायर के बाद कुछ आपको लगता है कि खित्ते के हालात जो है वो बदलेंगे, डिप्लोमेसी जो है वो ज़्यादा होगी, बेहतर होंगे हालात? देखिए, एक तरफ तो ये है कि जहाँ तक ईरान और डिप्लोमेसी का ताल्लुक है, आपको याद होगा कि ओबामा साहब ने इनके साथ एक JCPOA का एक एग्रीमेंट साइन किया था। जी जी। उसमें बाकी दुनिया अलावा
इजराइल के बाकी लोग ज़्यादातर उसके बारे में खुश थे। ईरान को भी एक ब्रीदिंग स्पेस मिली थी, ईरान के लिए भी दुनिया खुली थी, उनकी मईशत में उम्मीद थी कि बेहतरी आएगी, सैंक्शंस कम होंगे। लेकिन इजराइल ने उसकी सख्त मुखालफत की थी और इजराइल ने अपनी लॉबी जो है अमेरिका में उसको इस्तेमाल करके उसके बाद ओबामा के लिए वक्त काफ़ी मुश्किल किया था। जब ट्रंप साहब आए 2016 में, तो उसके बाद उन्होंने 2018 में यूनिलैटरली एक तरफा इस JCPOA को ख़त्म कर दिया। अब आप आ जाइए 2025 में। 2025 में अचानक उनका मूड हुआ कि जी वो इस पे बातचीत करेंगे। अब ये बातचीत क्या थी? ये बातचीत यही थी कि भाई आपका न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है उसके बारे में हमें खदशात हैं और उसके बारे में आपको ये करना है, ये करना है, ये करना है। अब पहली बात तो आपने ये बतानी है कि इसके बदले में ईरान को क्या मिलेगा। ठीक। अलबत्ता जहां तक ईरान का ताल्लुक है, दो तीन चीजें हैं। एक तो ये कि शाह के जमाने में उन्होंने NPT नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी साइन की, जो कि इजराइल ने आज तक नहीं की। और वो जहां तक बातचीत का ताल्लुक है, हमेशा बातचीत पे आमादा रहे, ये दुनिया देख सकती है, तो बातचीत करने को तैयार हैं। ठीक है, तो जहां तक वो ताल्लुक है, वो बातचीत भी करने को तैयार हैं। और उन्होंने जो JCPOA साइन किया था, उससे भी आपको पता चलता है आजकल जो आप बात कर रहे हैं 60% उन्होंने रिफाइन कर लिया है यूरेनियम, उन्होंने 3.5% के ऊपर आमादा हुए थे। और ये याद रखें कि जिसने NPT साइन की है उसके मुस्तकिल जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है उसके मुस्तकिल इंस्पेक्शंस हैं, 24 घंटे हो सकते हैं, और वो आज तक हो रहे थे। ठीक है, तो जहां तक उसका ताल्लुक है वो तो ये। लेकिन अब आप मुझे ये बताइए कि अगर आप डिप्लोमेसी की बात करते हैं तो जो बातचीत होगी वो किस बात पे होगी? अगर आप एक तरफ ये कह रहे हैं कि उनके सारे न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है वो हमने खत्म कर दिए हैं और अब हम तो मिसाइल प्रोग्राम की बात हो रही है। जी हाँ, हम पीसफुल मींस के लिए भी जो है जो न्यूक्लियर पावर है उसको भी नहीं अलाउ करते, हम किसी किस्म का रिफाइनमेंट नहीं। इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास कोई पावर प्लांट है तो उसका जो ईंधन है वो आपको कहीं ना कहीं से मंगवाना पड़ेगा, बाहर से लेना पड़ेगा। उस पर जाहिर है कि कंट्रोल है, सैंक्शंस हैं, ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि डिप्लोमेसी जो है वो इस खित्ते में कैसे आगे बढ़ेगी। देखिए, इसमें इस जंग के दो तीन नतीजे हुए हैं। एक तो ये पता चला है कि इजराइल जो है वो अलावा ईरान के बाकी सारे मशरिक़ वुस्ता को कंट्रोल करता है। ये आपने उनके कॉन्डक्ट से देख लिया। लेकिन फिर भी कुछ मुल्क जो गल्फ में मौजूद हैं, जिनमें मैं आपको ईरान, अपना कतर और ओमान दोनों की मिसालें देता हूं, वो हमेशा से एक तरह से ईरान के करीब रहे हैं। एक वजह उसकी ये भी है कि वो फिजिकली भी ईरान के बहुत नजदीक हैं। ये जो आपने देखा कि जो अटैक किया गया, ये बेसिकली उन्होंने कतर को बता के किया, और उस वक्त ये बेसिस जो थे ये ज्यादातर अमेरिकन पर्सनल से खाली हो चुके थे। लिहाजा उन्होंने अपने पब्लिक कंजम्पशन के लिए एक जवाब देना था एक अटैक का, और उन्होंने, आप ये गौर कीजिए, अमेरिका को जवाब मिल गया। उनका स्टेटमेंट ये भी था कि हमारी 14 बम यहाँ गिराए गए हैं, हमने 14 मिसाइल्स भेजे, ये दिखाने को कि देखो भाई अब हमारा ये बराबर हो गया, अब तुम बात करो इसको रोकने की बात। अब हाल में ही ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने कतर के प्राइम मिनिस्टर से और कतर के फॉरेन मिनिस्टर से बात की है कि हम डिप्लोमेटिक डिस्कशंस करना चाहते हैं, और जहां तक कतर का ताल्लुक है उन्होंने भी इस बात को वेलकम किया है। तो मैं ये समझता हूं एक तरफ तो फ्यूचर में जाते हुए इसकी पॉसिबिलिटी, दूसरा अगर आपने देखा होगा कुछ अरसे पहले चीन के स्पॉन्सरशिप में ईरान और सऊदी अरेबिया की एक क्लोजनेस हुई थी। सऊदी अरेबिया ने उसको वेलकम किया था, क्योंकि सऊदी अरेबिया जो है वो हरगिज ये नहीं चाहता कि इस खित्ते में जंग हो, और अगर इन दोनों मुल्कों में, ये दोनों सबसे बड़े मुल्क हैं गल्फ के, इनमें आपस में कुछ अंडरस्टैंडिंग हो जाती है तो हर तरह से इनको फायदा है। गल्फ की शिपिंग में फायदा है, ऑयल की सप्लाई में फायदा है, इनकी अपनी मईशतों में फायदा है, क्योंकि इनके जो प्रोग्राम्स हैं वो ये है कि हमारा ऑयल पे कम से कम
भरोसा हो। ऑयल एक ख़त्म होने वाली चीज़ है, उसकी अहमियत भी कम हो सकती है कि जी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है। तो इन्होंने नियोम और शर्म अल शेख के पास टूरिस्ट वो किया है, अपने मईशत को खोल रहे हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए। अब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो बंदा लाता है उसके लिए जब वो ड्यू डिलिजेंस करता है, सबसे अहम चीज क्या है? सिक्योरिटी है। तो जाहिर है कि अगर वो अरबा डॉलर के इन्वेस्टमेंट्स इनवाइट कर रहे हैं तो वो भी ये चाहेंगे कि यहाँ पे अमन हो। अब टेबल टॉक की सर जब बात होती है, जी जरी बात है, आपकी बात ठीक है कि अब ईरान को इससे क्या मिलेगा, इस पर हम बात करने जा रहे हैं। मेजर रिटायर्ड जाहिद खान साहब ने हमें ज्वाइन किया है। जन साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने का। असर बताइएगा कि अब सीज फायर तो हो गया, अब ईरान कहाँ खड़ा है कि जब बातचीत की फिजा है और सीज फायर है और बातचीत होने जा रही है, तो ईरान कुछ गेन कर पाएगा? जी देखिए, प्रेसिडेंट ने तो अनाउंस किया है कि जी वी आर रेडी फॉर द टॉक्स। ऑफ कोर्स देखिए, पहले ईरान को डीएस्केलेशन का कहा गया, फिर ईरान को पॉलिसी कैप्चुलेशन की तरफ ले जाने की कोशिश की गई। उसके लिए उन्होंने जो पॉलिसी कैप्चुलेशन यही थी कि वो जीरो कर दे अपने जो यूज है न्यूक्लियर का जी। अब उसको क्लेम भी कर लिया गया है प्रेसिडेंट ट्रंप के मुताबिक, तो बिल्कुल वो तबाह बर्बाद हो गया, उनके पास न्यूक्लियर कुछ रहा नहीं, तो अभी क्या पॉलिसी कैप्चुलेशन उनकी डिमांड रहेगी। तो आई थिंक ट्रेड वगैरह कुछ ना कुछ ईरान को चाहिए कि बिल्कुल टेबल पे जाए और न्यूक्लियर पे वो अपना जो भी राइट है, सॉवरेन राइट, वो तो मेंटेन रखेगा। वो उसको इंटरनेशनल लॉज भी इजाजत देते हैं, एनपीटी की भी शिकें उसको इजाजत देती है कि वो सिविलियन यूज के लिए इट इज देयर राइट, वो कभी भी उससे रिग्रेस नहीं करेंगे। तो उसको बस मिनिमम लेवल पे रहने के लिए परसूट उसने करने हैं जी। अब तो उसने ऐसा लेसन लर्न किया, उसने अपना रिव्यू करेगा अपनी पॉलिसीज, आज नहीं तो कल डिले हो सकता है। अगर तबाह कर भी दिया तो नॉलेज तो नहीं तबाह किया ना। और एनरिच जो यूरेनियम है अराउंड 500 kgs का, वो उन्होंने अगर ट्रांसफर भी किया है और कहीं और पड़ा हुआ है तो ठीक है, उसकी फैसिलिटी शायद तबाह होगी। मुकम्मल तबाही तो इट्स नॉट पॉसिबल। इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स भी जो आ रही हैं अमेरिका की, वो भी यही कह रही है कि जी मुकम्मल तबाह नहीं हुआ। बहुत से लोग कह रहे हैं, सिर्फ प्रेसिडेंट ट्रंप ही कह रहे हैं और फिर नाराज हो जाते हैं, CNN से भी नाराज हो जाते हैं, सबसे नाराज हो जाते हैं। तुलसी गबार्ड को भी एक दफा उन्होंने कह दिया कि वो भी गलत कहती है, उसको भी कुछ पता नहीं है। बट एनीवे, तो ईरान को चाहिए कि एटलीस्ट टू रीसेट the course and to reset the chessboard, उसको अब थोड़ा सा लोअर करके अपने गार्ड ना लोअर करे, लेकिन अपनी जो डिमांड्स है, ये चीजें वो लोअर करके एक दफा अपने आप को रीअसर्ट करे, रीसेट करे, उसके बाद जाके वो बहुत सारी चीजें परसू कर सकता है। तो बिल्कुल जाएगा जी, टॉक्स के लिए जाएगा। टॉक्स और कुछ नहीं होता तो आपको कम से कम मॉरल असेंडेंसी जरूर दे देती है, एंड ही विल गो विद अ बिग चेस्ट। अभी तो वो अपनी तरफ से विक्ट्री क्लेम करके जाएंगे टेबल पे। अगर बुरे तरीके से उनको मार पड़ी होती, शिकस्त हुई होती, तो फिर देयर वाज नथिंग फॉर देम। उन्होंने जी अपना इजराइल के साथ साथ उन्होंने अमेरिका को भी जवाब दे दिया जनरल साहब, और ट्रंप ये खुद कह रहे हैं कि आखिरी 2 दिनों में जो है इजराइल को बड़ी मार पड़ी है। तो ये सीज फायर कहीं है, ये तो ऐसा तो नहीं है कि इजराइल को बचाने के लिए या इजराइल की जो कैपेसिटी थी अटैक की वो ख़त्म होने जा रही थी, जो सप्लाई चेन थी असला की वो जो है वो डिस्टर्ब हो रही थी, इसलिए जल्दी में जो है वो कहा गया ठीक है सीज फायर करें। देखिए, बात इस तरह है कि जो तीनों पार्टिसिपेंट्स ऑफ द वॉर थे, इजराइल, ईरान एंड अमेरिका, इवन अमेरिका तो क्योंकि डोमेस्टिक इतनी ज्यादा क्रिटिक हो गई थी प्रेसिडेंट ट्रंप के ऊपर कि उन्होंने इस वॉर से बाहर निकलना ही था। इजराइल का जो स्ट्रेटेजिक या पेन थ्रेशहोल्ड था कि जो उनको मिसाइल जो भी 2, 4, 5 पड़ते थे, जिस तरीके से वो अभी स्ट्रेस में जा रहे थे, वो वैसे ही बहुत कम था। और ईरान ऑफ कोर्स चूंकि यूनिलैटरल सिर्फ मिसाइल वॉर में था, बाकी उसकी एयर खाली थी, एयर कंट्रोल अमेरिकन के पास था। तो आई थिंक तीनों की रिक्वायरमेंट इस वॉर से निकल जाना चाहिए। ये कहना कि किसी के कह रहे, दैट्स व्हाई आप देखते हैं कि अनप्रेसिडेंटेड इन द हिस्ट्री ऑफ वॉरफेयर, हमने जो किताबें पढ़ी हैं, जो डॉक्यूमेंट्रीज देखी हैं, कहानियां सुनी हैं, कभी इतने जल्दी एस्केलेशन लेटर पे इतने ऊपर जाके जब ये मिडिल ईस्ट में अपने फ्रेंडली कंट्रीज या मुस्लिम कंट्रीज के बीच में भी इन्होंने उनके एसेट्स को, जिसका कभी नहीं सोच सकते थे, उनको एंगेज किया। फिर हम ये भी नहीं सोच सकते थे कि अमेरिका ने एकदम इतने 2 हफ्ते का क्या कि 2 दिनों के बाद
कॉन्फ्लिक्ट पे चले जाएंगे और अपने B2 बॉम्बर्स जो है वो यूज करेंगे, तो अनप्रेसिडेंटेड चीजें होगी। और फिर टॉप एस्केलेशन पे, काफी हायर एस्केलेशन पे जाने के बाद हम थोड़ी देर बाद एक ही मैं बीपर में अपीयर हुआ जी, एक टीवी चैनल पे मैं था, और वो बीपर हमने शुरू किया था जो कतर के बीच में अटैक हुआ, उस पे हम कमेंट्री कर रहे थे। इट वाज लिटिल लॉन्गर बीपर, और साथ ही सीज फायर हो गया। और घंटे बाद उसी बीपर में हम कर रहे थे कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने सीज फायर दोनों तरफ से अनाउंस कर दिया। दोनों पार्टियों ने अनाउंस नहीं किया, लेकिन ट्रंप साहब ने उनकी तरफ से इनका जो सोशल मीडिया पे बयान आ गया कि जी वो सीज फायर हो गया। तो क्या कमेंट्री की जा सकती है? आई थिंक इसका मतलब है कि नोबेल प्राइज फिर बनता है ना जी। नोबेल प्राइज चले सर, ब्रेक का कहा जा रहा है सर, ब्रेक से वापस आते हैं, फिर दोबारा बात करते हैं, मिलते हैं ब्रेक के बाद सर। वेलकम बैक नासिर साहब। एक और जो सूरत पैदा होने जा रही है वो ये कि ज़ाहिर बात है, जब जंग हुई तो हम भी नेबर कंट्री हैं ईरान के, और असर तो अब भी पड़ता, और बाकी जो सूरत हाल थी कतर में जो है जब मिसाइल गिरे एयरबेस पे, तो अब जो सूरत हाल बनने जा रही है कि अब सीज़ फायर है, बातचीत होने जा रही है, तो इससे जो बाकी ममालिक हैं, जैसे आपने पहले भी कहा कि ईरान को दोस्त जो है वो बनाने पड़ेंगे, दोस्ती रखनी पड़ेगी, तो मुस्तकबिल क्या लगता है कि हालात जो खित्ते के हैं जैसे मिडल ईस्ट है, तो कोई ग्रोथ होगी, कोई इकानमी बेहतर होगी, कोई माशी सूरत हाल बेहतर होगी? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये, जहाँ तक पाकिस्तान का ताल्लुक़ है, जाहिर है कि हमें सख्त तशवीश है कि ये जंग जो है ये हमारे बॉर्डर तक अब आप समझ लीजिए आ गई है। जी। लेकिन दो चीज़ें हुई हैं। एक तो ये है कि ईरान ने इंडिया के कॉन्डक्ट से ये देख लिया कि उनके दोस्त कौन है, वरना एक वक्त था जब ईरान इंडिया के साथ एक डिफेंस पैक्ट कर रहा था, चाबहार के पोर्ट पे उनके साथ कोलैबोरेशन था। जो आपने जिक्र किया था इंटेलिजेंस फेलियर का, उसमें 70-80 इंडियन पकड़े गए हैं। इसका मतलब वो उनको धोखा दे रहे थे, और जब जंग आई, व्हेन पुश कम्स टू शव, वो एक वाहिद मुल्क था जो कि इजराइल के हक में बात कर रहा था। उनकी पब्लिक जो थी, उनका सोशल मीडिया जो था, वो इजराइल को सपोर्ट कर रहा था। तो यहाँ तो एक बात तो ये है। दूसरी चीज़, पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे इंटरेस्ट में ये बात है कि हमारे हमसाए अफगानिस्तान, ईरान, इनमें अमन भी हो, मईशत भी अच्छी हो, लोग खुशहाल हों, वरना इसका असर हम पे भी पड़ता है। तो इंशाअल्लाह अब ईरान ने देख लिया है, और मुझे उम्मीद है कि हमारे साथ उनके ताल्लुकात इस पॉइंट ऑफ व्यू से इंशाअल्लाह बेहतरी की तरफ जाएंगे। जहाँ तक मिलिट्री असिस्टेंस की बात थी, तो ये भी देखा गया कि रूस और चीन, उनका कोई एपेटाइट नहीं था मिलिटरीली इंटरफियर करने का, और हमारा भी हरगिज कोई इरादा नहीं था कि हम कोई मिलिट्री इंटरवेंशन या किसी किस्म की मिलिट्री सपोर्ट दें। लेकिन अगर अमन आता है ईरान में, तो जो जो उन्होंने गलतियां या जो उनमें खामियां, जो कमजोरियां थी, उनको वो पूरा करने की कोशिश करेंगे। अब ऐसी सिचुएशन में रूस भी उनको मदद दे सकता है, चीन भी दे सकता है, और पाकिस्तान भी दे सकता है। यानी मिसाल के तौर पे उन्होंने ये एक चीज़ देखी कि एयर कवर हमारा बिल्कुल ज़ीरो था, तो हमारे एयर डिफेंस सिस्टम्स जो थे नाकारा थे, हमारे जहाज़ जो थे वो 50-60 साल पुराने थे, हमारे पायलट्स की कोई ट्रेनिंग नहीं थी। तो जाहिर है वो इस तरफ बढ़ेंगे, इसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। और जहाँ तक ये न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ हैं उनकी, देखिए जो यूनाइटेड स्टेट्स की इंटेलिजेंस है, उसने तक ये ओपनली कहा है, ये कोई क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन नहीं है, और CNN ने बार बार ये चीज़ रिपीट की है, जिस पे ट्रंप साहब बहुत खफा हैं कि आपने उनके कोर एसेट्स जो हैं, उनके मेन न्यूक्लियर प्रोग्राम के जो एसेट्स हैं, उनको आपने ख़त्म नहीं किया है। कोई लोग कहते हैं जी आधे किलोमीटर नीचे है, कोई कहते हैं 90 मीटर का कंक्रीट है। तो बहुत सी चीज़ें यहाँ पे बैटल टेस्ट हो गई। मिसाल के तौर पे जो 30,000 पाउंड का आपका बंकर बस्टर बॉम्ब था, उसका भी दुनिया को पता चल जाएगा, क्योंकि चंद दिनों में कितना इफेक्टिव है, चंद दिनों में वो एक्चुअली आपको ईरानी दिखाएंगे कि ये हमारी फैसिलिटी है और ये अभी काम
कर रही है। आप समझ रहे हैं? तो ये बैटल टेस्टिंग भी हो गई। अब बात ये आती है कि आगे जाते हुए जब वहां पे पीस होगा तो वो ये समझ जाएंगे कि अगर जंग होती है तो हमारे साथ होता क्या है। ठीक है जनरल साहब, आपने तो जाहिर बात है खुद जंगें लड़ी हुई हैं और आप बैटल को बेहतर जानते हैं। 2 जंगें सर हो चुकी हैं खित्ते में बड़े मुख्तसर वक्त में, विद इन मंथ्स जो है। एक जो है वो इंडिया ने जारियत की है पाकिस्तान पर, हम पर, और हमने वो मुंह तोड़ जवाब दिया कि वो हमेशा याद रखेगा और दुनिया भी याद रखेगी। ये भी एक टेस्ट केस था और वो दुनिया ने देख लिया कि पाकिस्तान इस टेस्ट में कितना कामयाब रहा। और दूसरा सर, इजराइल ने जो पहले कई जो मुल्कों को फतह कर चुका है, रजीम चेंज कर चुका है, और उसमें अब उसको भी पता चल गया कि ईरान क्या कहाँ पे खड़ा है और ईरान की क्या सूरत है। तो इस दोनों जगहों को आप क्या समझते हैं कि असरात क्या मरतब होंगे खित्ते पर, और जो पाकिस्तान की सूरत हाल है उस पर क्या होगा, ईरान की सूरत हाल है, दुनिया कैसे देखेगी इसको? जी बिल्कुल, आई थिंक दोनों जो एप्लीकेशन क्रिसेंट के एजेस पे हुई हैं, एक हिंदू जायनिज्म की और एक जूइश जायनिज्म की, इट हैज फॉलन ऑन इट्स हेड जी। उसको जेनोसाइडल अप्रोच कर करके वो जेनोसाइड को इजराइल की एप्लीकेशन की बात कर रहा हूँ, जो लिक्विड पार्टी ने हेट बेस्ड आइडियोलॉजी के ऊपर बेस करके एप्लीकेशन की, उसको वो जेनोसाइडल अप्रोच की आदत पड़ी हुई थी। लेबनान में देख लें, सीरिया में देख लें, फिर गाजा में, वेस्ट बैंक पे वो बैटल्स करने के बाद उसने कहा मैं परसू करता हूँ, डायरेक्शनल है, जहां पे उसको एनिमी नजर आता है उस तरफ चला जाता है। तो वहां पे न्यू नॉर्मल चेंज हुआ जी। फर्स्ट टाइम बैटल चली गई वापस इजराइल की सरजमीन पे, इनको आदत ही नहीं थी। और जब वहां पे गई है और 6 से 7 दिन 8 दिन वो रहे हैं, 12 दिन शेल्टर्स के नीचे, तो अब वो लोग आहिस्ता आहिस्ता उनका जो पेशेंस लेवल था, क्योंकि जो थ्रेशहोल्ड है पेन लेने का इजराइल का, that is far less than Iran और कंट्रीज लाइक पाकिस्तान। हम तो रोज धमाके शमाके देखते रहते हैं, इधर हमारा तो पाकिस्तान बैटल ऑर्डर आर्मी है, जंगे इन्होंने खुद हमारे ऊपर इतनी मुसल्लत की है प्रॉक्सी शक्ल में कि इन्होंने हमारे हर सोल्जर, हर इंडिविजुअल, हर पाकिस्तानी 80,000 ज्यादा हमारी शातियों में। ये चीज नहीं कह रहा कि बड़ी अच्छी बात और बड़ा हो, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि हमारी आदात में शामिल हो गया है तकलीफ को बर्दाश्त करना। कोई इट्स नॉट अ बिग इशू फॉर अस। और पाकिस्तान के लिए जंग हो तो पूरी कौम का अनबाउंडेड रिजॉल्व आपको नजर आता है। तो वहां पे वो फेल हुआ, न्यू नॉर्मल सेट हुआ कि इजराइल की सरजमीन पे वॉर चलेगी। उनकी जो इनविंसिबिलिटी का ये जो कॉन्सेप्ट था कि जनरल साहब, मैं दोबारा आपको बताता हूं सर, हमें जॉन हुसैन ने ज्वाइन किया तेहरान से। जरा तेहरान की सूरत जो है वो पूछते हैं उनसे। जॉन भाई, क्या सूरत है तेहरान की, ईरान की? 700 जो है वो एजेंट्स पकड़े गए हैं, इजराइल के इंटेलिजेंस फेलियर जो है वो करार दिया जा रहा है, रिफॉर्म्स की बात हो रही है। जनरल साहब आप कंप्लीट कीजिएगा। अब दूसरी तरफ ये न्यू नॉर्मल पाकिस्तान और इंडियन कॉन्टेक्स्ट में जी इतनी बड़ी मिलिट्री, वो एक न्यू नॉर्मल सेट करना चाहता था कि जी पाकिस्तान के इंटरनेशनल बॉर्डर को क्रॉस किया, उन्होंने हमारी जो मसाजिद पे हमले किए, सो कॉल्ड टेररिस्ट कैंप्स के ऊपर, और जहाँ 4 साल की हवा नामी बच्ची मारी, जहाँ पे मोहम्मद उजैर 6-7 साल का बच्चा मारा, जहाँ पे इर्तजा 7 साल का बच्चा शहीद किया, और ये इसको टेररिस्ट नजर आते थे। झूठ, प्रोपेगेंडा, गोदी मीडिया, वो समझ रही थी हम इंटिमिडेशन कोर्जन करके तो मैं थंपिंग चेस्ट के साथ जो 7 साल तकरीबात है आरएसएस की उस पे जाऊंगा। और उसकी हालत ये निकली कि 24 से 30 से 40 मिनट के अंदर अंदर उनके जो सो कॉल्ड जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी जिनको समझते थे राफेल्स, वो देवर आउट ऑफ एयर थी, वो ग्राउंड हो गए सारी उनकी एयरफोर्स ग्राउंड हो गई। पाकिस्तान ने इवन एस्केलेशन के बीच में भी अपना जो स्टेबिलिटी फैक्टर है उसको सामने रखा जी। आपने स्टेबलाइज किया सिचुएशन का, आपने हालांकि ज्यादा हम नुकसान कर सकते थे, लेकिन हमने जो कहते हैं ना कंट्रोल अपने पास रखा होता कि स्टेबिलिटी कंट्रोल अपने पास था ताकि वॉर ज्यादा फैले नहीं। और दिस वाज फॉर द ह्यूमैनिटी, क्योंकि पाकिस्तान इंडियन कॉन्टेक्स्ट में इंडिया ट्राई कर रहा था कि वो न्यू नॉर्मल ये सेट करे कि इवन अंडर द न्यूक्लियर ओवरहैंग देयर इज अ स्पेस फॉर वॉर, जो बिल्कुल मौजूद नहीं है। हम पाकिस्तान यही बार बार साबित कर रहे हैं, और इस वॉर के बाद वो न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड और कम हो गया है। प्रेसिडेंट ट्रंप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये 2 न्यूक्लियर कंट्रीज का क्लैश हो जाना चाहता है। तो इधर एक ऐसी इनसेन, एक नार्सिस्ट हुकूमत बैठी हुई है हमारे नेबरहुड में, जो सबसे बड़ी दुश्मन है तो इंडिया के लोगों की, कि ये न्यूक्लियर अगर एक्सचेंज हो जाता तो 1.34 बिलियन तो सिर्फ इंडियन को उनका नुकसान होता। तो आर दे रेडी टू पे दिस कॉस्ट, और फ्यूचर कॉस्ट के लिए भी क्या वो रेडी है इस तरह के मिस एडवेंचर्स करके?
तो हैविंग सेड दैट दिस मोदी इज एन इनसेन नार्सिसिस्ट लीडर है। लीडर तो इसको मैं नहीं कहूंगा, ये इज अ पॉलिटिकल ठग, एक टेररिस्ट है जो इंडिया पे हुकूमत कर रहा है। और इंडिया के लोगों की बदकिस्मती है कि ये उनके लिए जंगें और तबाही की तैयारी कर रहा है। ये इस तरह पहला दफा मैंने एक प्राइम मिनिस्टर देखा है जो अपने मुल्क की आवाम की तबाही का बंदोबस्त कर रहा है, ह्यूब्रिस्टिक अप्रोच के साथ, नेगेटिव अप्रोच के साथ। तो आई थिंक पाकिस्तान को भी अल्लाह सुब्हाना तआला ने अपॉर्चुनिटी दी इस चैलेंज के बीच में। हमने साबित किया। सर एक और सवाल जो पैदा हो रहा है कि अमेरिका कहता है कि हमने बड़ा दूर कर दिया है ईरान को, उसे वापस आते हुए कई साल लग जाएंगे। अगर ईरान दूर हो गया है तो आप क्या समझते हैं कि इजराइल जो है वो कितना पीछे चला गया है कि जिसकी आवाम ने कभी जो है वो जंग देखी नहीं थी, तबाही देखी नहीं थी, और उनके घरों पे, उनकी बिल्डिंग्स पे जो है वो मिसाइल गिर रहे थे। देखिए, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि उन्होंने तो एक न्यू नॉर्मल यही सेट हो गया। उनके बच्चों को, उनकी यंग जनरेशन को बस यही पता था कि हमने सिर्फ मारना होता है, चाहे खाने की लाइन में लोग खड़े हों, चाहे पानी पी रहे हों, चाहे एम्बुलेंस में, अस्पतालों में। वी आर बोर्न टू किल, किलिंग स्प्री के ऊपर। तो फिर जब थोड़ा सा उनके ऊपर अटैक आया तो अभी फिगर सामने आ जाएंगे, कोई साइप्रस भाग रहा है, बॉर्डर्स पे इतनी लंबी लाइनें थी कि जगह नहीं मिल रही थी, छोड़ रहे कश्तियों में जा रहे थे और फिर शेल्टर्स के नीचे चले गए। मैं ये नहीं कहता कि उनकी, लेकिन उनको आदत ही नहीं है। तो दिस मिजरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ देयर्स, उसने इतना लोगों को साइकोलॉजिकली कर दिया। ये रिजीम चेंज की बात तो ईरान में कर रहे थे, वहां यहाँ पे एफर्ट्स हो रही होंगी या ऑप्शन के तौर पे। मुझे तो ये रिजीम चेंज ऑटोमेटिकली इजराइल में होता हुआ नजर आ रहा है कि जिस तरीके से उन्होंने अपना पॉलिटिकल कैपिटल लूज किया है एंड ही हैज नो इवन फेस सेविंग भी उसको सही नहीं मिली है। तो एवरीबॉडी नोज इट कि इजरायली एप्लीकेशन एड्स मतलब टॉपसी टर्वी होगी जी अपने ऊपर। बट हैविंग सेड दैट, देखिए ब्लॉग साहब, असल इशू ये है कि जंगों का खत्म हो जाना या वॉर का एब्सेंशिया ऑफ वॉर डजंट मीन कि यहाँ पे पीस हो गया। तो मेन जो कॉन्फ्लिक्ट का रीजन है उसको तो कोई एड्रेस नहीं कर रहा। बड़ी बात साहब यही है सर कि पीस हो गया और पीस को प्रमोट करना चाहिए। नाज़रीन, ये था आज का प्रोग्राम। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।